अर्थपूर्ण इकट्ठा रूप, उसको हम सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। दो शब्दों का दो शब्दों का इकट्ठा रूप है ना बच्चों, इसको ही हम क्या कहने लगते हैं, सामासिक शब्द या समस्त पद। समस्त पद या सामासिक शब्द। क्लियर रहेगा कि सामासिक शब्द क्या है बच्चों, क्लैरिटी है आपकी। बेटा ऊपर तो दिखा कुछ, हाँ। कुल मिलाकर के अब मैं अगर आगे चलता हूं, समास विग्रह, दो शब्दों का तोड़ना। विग्रह का मतलब घर में हमारे विग्रह चल रहा है, तो विग्रह का मतलब लड़ाई होगी, तो दो शब्दों का विस्तृत रूप, यानी शब्दों का या सामासिक शब्द का विस्तृत रूप। सामासिक शब्द जो होगा, जैसे चौराहा, इसको कैसे तोड़ोगे, चार राह हो जहां, ठीक है, चार है राह जहां, वो है चौराहा। तो जो चार है राह जहां, वो जो मैंने लिखा चार है राह जहां, उसको हम कहेंगे समास विग्रह। चौराहा का समास विग्रह है, चार राह है जहां। ठीक है बच्चों, तो कब स्टार्ट हुआ, जस्ट अभी बेटा, ये लिखा हुआ कुछ नहीं इसके अलावा। देखिए, सामासिक शब्द को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, चौराहा चार राह है जहां, तो वो हुआ समास विग्रह। सामासिक शब्द चौराहा, समास विग्रह चार राह है जहां। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, मुख चंद्र के जैसा, ऐसे भी लिख सकते हो, विग्रह को अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर के हाँ, चार राहों का समूह लिख दो, बिल्कुल सही। समास विग्रह को आप अपने हिसाब, चार राह है जहां, या जहां चार रास्ते होते हैं, या चार राहों का समूह, आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बाउंडेशन है कि भैया ये ऐसे ही लिखना है, विग्रह का अपना अपना तरीका है लिखने का। ठीक है, कोई थोड़े से, जैसे हम किसी बात को बोले तो कोई बच्चा, कोई तो ऐसे बोलेगा बिल्कुल शहरी अंदाज में, कोई उसको गांव के देसी अंदाज में बोल देता है, बात तो वही है ना। चलिए, कुल मिलाकर बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर लेट हो गए बेटा, लेट में हो तो आप ग्रामीण वरियस क्या आप ही पढ़ा, बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा, और मैं अभी तो, बच्चे तो करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कमेंट, है ना। चलो बहुत सही। सर ऐप नहीं चल रहा है, वेबसाइट से देख रहा हूँ, कैसे करूँ, आपकी कॉलिंग टीम फोन तो भी नहीं उठा, बेटा फोन तो हमेशा उठता है, बस वो बिजी जाता होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ आगे, बेटा अभी वेबसाइट पर देख लो, शायद हमारा कल तक ऐप आ जाए तो हम शायद सॉल्यूशन अच्छा दे पाएंगे, है ना। चलिए, तो पूर्व पद की बात करता हूँ। पूर्व पद, बेटा ये पूर्व पद, उत्तर पद, प्रधान गौण, ये क्या है, प्रधान को हम मुख्य भी कह देते हैं, मुख्य। ये क्या है बच्चों, पूर्व पद और उत्तर पद। ये आप देखिए, जब भी कोई समास बनाते हैं, यानी कोई भी सामासिक शब्द होता है, उसका पहला पद, पूर्व मतलब पहला, तो जो पहला शब्द उसमें जुड़ा है, जैसे मैं बोलूं चंद्रमुख, बेटा समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा तो मैं लिखवा ही दूंगा। इसमें जो चंद्र है, इसको पूर्व में है ये, तो ये हो गया पूर्व पद। और बेटा जो मुख है, इसको हम बाद में है, बाद वाले को उत्तर बोलते हैं, तो उत्तर पद। समझ गए, तो भैया लिख दो सामासिक शब्द, सब कुछ तो सामासिक शब्द, जहां दो शब्द मिल गए अर्थपूर्ण बना दिए, वही समास है। ठीक है, तो सामासिक शब्द का पहला पद, पहला पद। सामासिक शब्द में तो दो या अधिक होंगे ना बेटा। चलो, अब उत्तर पद में सामासिक शब्द का बाद का पद, शब्द का बाद का शब्द, बाद का पद, सॉरी बाद का पद कहिए, दो पद होते हैं ना बच्चों। चलो अब आगे मैं बढ़ूं, ये बेटा शब्दावली है, इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हमें पढ़ने के लिए तो ये चाहिए भी। चांद के जैसा मुख, हाँ बिल्कुल सही है आप। अब बच्चों प्रधान या गौण हम किसको बोलते हैं, देखिए इन दो पदों में, जैसे ये चंद्रमुख है, इनमें एक पद प्रधान होता है, एक पद गौण होता है। अब प्रधान कौन सा है, गौण कौन सा है, उसी प्रधानता के आधार पर हम समास के प्रकार पढ़ेंगे कि किसमें कितना क्या प्रधान होता है। उसी प्रधानता के आधार पर हम इसके जब प्रकार पढ़ेंगे, हम समास खत्म कर देंगे। बस इतना सी बात है बच्चों। तो यानी प्रधान और गौण की बात चलती रहेंगी आगे भी। चलिए, तो बच्चों अगर मैं प्रधान की बात करता हूं, तो प्रधान वो जो ज्यादा अर्थ रखने वाला शब्द है ना। दो शब्द होते हैं सामासिक शब्द में, इनमें ज्यादा अर्थ रखने वाला शब्द। ठीक है, तो इसमें ये लिख देंगे ज्यादा अर्थ, यानी मुख्य अर्थ रखने वाला, ज्यादा अर्थ रखने वाला शब्द वाला पद, मुख्य प्रधान पद पूछा जाता है, प्रधान पद, गौण पद। और कम अर्थ रखने वाला पद, कम अर्थ रखने वाला पद। ठीक है बच्चों, अब जैसे अब मैं इसमें देखूं चंद्रमुख में, इनमें कौन सा ज्यादा अर्थ वाला है, कौन सा कम अर्थ वाला है। बेटा क्या चंद्रमा के बारे में बात कही गई, नहीं, ये तो मुख के बारे में बात की गई है, और चंद्रमा से तुलना कर दी है, तो बेटा सारी बात तो मुख के लिए चल रही है, यानी मुख की सुंदरता बतानी है। तो मुख्य शब्द तो यही हो गया, प्रधान शब्द तो यही हो गया। तो बच्चों इसमें जैसे हम कहेंगे मुख, और इसमें जैसे हम कहेंगे चंद्र, तो चंद्र कम अर्थ वाला है, चंद्र तो उसकी विशेषता बताने के लिए आया, शब्द तो मुख ही था, है ना, तो हम कहेंगे चंद्रमुख। तो मुख इसमें प्रधान हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। डीपली पढ़ाएं प्लीज बेटा, क्या होता है डीपली मुझे समझ नहीं आता, है ना। जिसको डीपली पढ़ना है प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने पैसा ले जाना, कैश में लेके जाना यहाँ से। ठीक है, चले जाना यहाँ से, पर कैश में देंगे, आके आओ और लेके चले जाओ। ठीक है, एड्रेस दे देंगे अगर कोई ऐसी बात है तो। चलो बच्चों, भाई पता नहीं मैं इतने मन से पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, और फिर आप ऐसे कहते हो कि डीपली पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, पता नहीं क्या है ये, क्या डीपली होता है भाई समाज में, क्या डीपली, गड्ढा खुद दो इसमें, है गड्ढा फावड़ा लिया हूँ। डीपली मतलब इनको कुछ भी कहना है, डीपली हिंदी पढ़ी है आज तक, क्या होती है हिंदी, है
डीपली पढ़ाओ। अच्छा, कुछ एक बात जो मैंने अब तक छोड़ी हो वो बता दो, मैं मान लूंगा भाई डीपली होता है इससे कुछ। बताओ एक भी बात जो अब तक छोड़ दी हो मैंने। मतलब एक बुखार है आपको, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है और फिर कहते हैं डीपली पढ़ाओ। चलो भाई, अब भाई संधि इतनी जबरदस्त मैंने पढ़ाई है, मैं कह रहा हूँ किसी भी बुक से आप क्वेश्चन करोगे आपके हो जाएंगे, और क्या लोगे इससे डीपली है। तो मैं यार इनको ब्लॉक ब्लॉक करे करो यार ऐसे बच्चों को, ये पढ़ने थोड़ी आते हैं। यार बताओ, इन्हें टाइम बर्बाद करवा दिया ना बच्चों का। चलो, समास के प्रकार यानी समास के भेद अगला टॉपिक है हमारा, मतलब इसी में बेस हमने पढ़ लिया समास क्या होता है, इसके शब्दावली पढ़ ली जो हमें परेशान करती है अक्सर। अब समास बेटा जो हम प्रकार बांट रहे हैं इनको हम कहते हैं प्रधानता के आधार पर। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर बच्चों ये बताया गया है कि समास सिर्फ 4 ही प्रकार के होते हैं। हमने तो 6 पढ़े, तो बेटा यही तो डीप है, वही तो डीप है। आपने प्रधानता के आधार पर नहीं पढ़े, फिर अब यही भाव यही तो पढ़े सर। बेटा अभी तो बताऊंगा कि प्रधानता के आधार पर 4 ही क्यों है। अब यही भाव। नंबर 2 पर मैं आता हूं तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। नंबर 3 पर मैं आता हूं जिसका नाम मैं ले सकता हूं द्वंद्व समास। नंबर 3 द्वंद्व समास, और नंबर समास जोड़ लेना नोट्सों में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 4 पर मैं आता हूं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, तो ये 4 ही टाइप के हुए सर। हमने तो कर्मधारय भी पढ़ा है और हमने तो अभी एक द्विगु समास भी पढ़ रखा है, वो नहीं पढ़ाओगे क्या? अरे भाई सुनो, ये जो है पहले मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। जो नीचे के 2 पार्ट हैं यानी पांचवा और छठा जिनको कह दिया जाता है, प्रधानता के आधार पर देखो तो सिर्फ 4 हैं, लेकिन ये जो पांचवा छठा है ये तत्पुरुष के ही पार्ट होते हैं, जिसको हम पांचवा पार्ट कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कर्मधारय समास। पढ़ाऊंगा इनको भी, ठीक है। और छठा द्विगु समास। तो ये किसके पार्ट हैं ये भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन, तो गहराई से अगर पूछना है तो ये पूछेगा कर्मधारय समास किस समास का हिस्सा है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, क्यों? प्रधानता के आधार पर। कैसे? चलो बच्चों, अगर मैं आगे बोलूं, अगर मैं आगे, अब यही भाव समास को क्या बच्चों, इसको पहचानने के लिए, इसको पहचानने के लिए इसमें बस याद रखना पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान, प्रधान क्या? अभी तो बताया चंद्रमुख में मुख प्रधान है और चंद्र गौण है, जो कम अर्थ वाला है वो गौण है। तो जो मुख्य पद होता है उसको यहां बोला पूर्व पद। पहला पद है वो प्रधान। एक ही समास ऐसा है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, कोई पूछे कौन सा, वो है अब यही भाव। याद रखना बच्चों, एकमात्र समास है ये। कौन सा है? इसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, या ऐसे लिख सकते हैं अगर उत्तर पद समझ नहीं आया, बाद वाला पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। अगर मैं और आगे जाऊं, द्वंद्व, यहां पहला पद प्रधान हो गया, यहां दूसरा पद प्रधान हो गया, और यहां हम कहेंगे दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। और ये कौन सा होगा अब लास्ट में? इसको हम कहेंगे बेटा देखो पहला भी हो गया, दूसरा, 2 ही तो पद हैं, दोनों भी हो गए। अब क्या बचा? एक ही चीज बच गई, दोनों पद ही प्रधान ना हो, अर्थात दोनों ही गौण पद हो, दोनों पद अप्रधान, मतलब किसी कोई भी मुख्य पद नहीं है, लेकिन जो तीसरा पद बनाते हैं, 2 पद मिलकर जो तीसरा पद बनाते हैं जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो प्रधान होता है। ये बहुव्रीहि समास की खास बात है। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो बच्चों? क्या अब ये प्रधान आप समझ जाएंगे? बिल्कुल, तीसरा पद, हाँ तीसरा पद बनाता है बहुव्रीहि, इसलिए तीसरा पद प्रधान। तो उत्तर 4 दें या 6? बेटा अगर प्रधानता के आधार पर पूछा जाए 4, और अगर पूछे समास कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 6। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आगे बात करूं तो बेटा आपको देखिए ये प्रधानता ही याद नहीं होती बच्चों को। अब मैं कितने आराम से मैंने बताया, पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, कोई सा भी पद नहीं, इनको लिखिएगा। फिर उसके बाद बच्चों, क्योंकि ये किसका है, क्योंकि ये किसके पार्ट हैं? तत्पुरुष समास के। तो तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान, इसलिए दोनों में ही उत्तर पद प्रधान रहे, क्योंकि उसी के तो पार्ट हैं प्रधान। और इसलिए हम कहते हैं प्रधानता के आधार पर सिर्फ 4 ही है, क्योंकि बाकी तो यही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 4 बोलते हैं। ठीक है, और ये भी उत्तर पद प्रधान। क्या आप समझ पाए बच्चों? बताइए, आपको क्लैरिटी आई? बहुत बढ़िया सर। चलिए, इतनी बात बहुत है, और बच्चे टोटल 6 प्रकार हैं। प्रधानता के आधार पर पूछे तो 4 प्रकार कह सकते हो, क्योंकि ये प्रकार नहीं है तो रिपीटेशन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, यहां तक अगर आपको क्लैरिटी आ गई हो तो बच्चों अब मैं एक एक समास की डिटेल बताना आपको शुरू करूंगा गहराई से। एक शब्द है गहराई से पढ़ाओ, इतना आसान है कहना। अब यही भाव समास, बेटा चीजों को अगर समझ लिया ना तो वही गहराई है, वरना सब बेकार है। कोई कैसा भी पढ़ा, धीरे पढ़ाया करो। आप बहुत तेज चल, क्या मैं तेज चल रहा हूँ बच्चों? यार ऐसे सर कुछ करिए सर, इतनी क्लास हो रही है, ले भी नहीं पा रहा हूँ। ओ तेरी, इसके लिए ज्यादा क्लास हो रही है, अब कम होंगी तो सर आप क्या करा रहे हो? भाई सब तरह का बालक है, मैं किस किस को संतुष्ट करूँ? एक को करूंगा, दूसरा संतुष्ट हो जाता है, फिर मैं किसकी मानूं? समस्या यहाँ आ जाती है ना? तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं जैसा मैं चल रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, और आपके लिए वही बेस्ट है। बस इतना ही आप सोच लीजिए। तभी 35,000 बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स खरीदा है, और यूपी लेखपाल का 14,000 बच्चों ने खरीदा है।
ठीक है, वो इसलिए खरीदा है क्योंकि बच्चों जैसा हम चलते हैं वही तरीका बेस्ट होता है। बाकी टीचर अगर सिर्फ बच्चों के हिसाब से चलेगा तो वो कभी भी किसी भी बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ये सीधी सी बात है। चलिए, अगर मैं अव्ययी भाव समास की बात करता हूं बच्चों, तो इसमें कुछ खास बातें, देखो बेटा, इनकी कोई परिभाषा तो खास होती नहीं, इनकी पहचान होती है। कोई कहे अव्ययी भाव की परिभाषा बताओ, कुछ परिभाषा नहीं है ना, तो कुछ परिभाषा नहीं है। सीधा आप कहिएगा बेटा इनकी पहचान है उपसर्ग वाले पद इसमें आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रथम पद प्रधान, ये इनकी पहचान, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम पद प्रधान, जिन सामासिक शब्दों में प्रथम पद प्रधान होता है उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसी परिभाषा बन जाती है। बहुत बढ़िया। फिर तेज हो, टाइम टेबल चेंज करो, ना ना ना, हाँ ठीक है। अब बच्चों और दूसरा मैं इसमें क्या ले सकता हूं, तो बच्चों ऐसा भी ले सकते हैं, पहला पद या पूर्व पद छोटा होगा। पूर्व पद छोटा होता है अधिकतर। पूर्व पद जो होता है वो उपसर्ग होता है या छोटा होता है। ठीक है, तो पूर्व पद छोटा किंतु ज्यादा अर्थ वाला। पूर्व पद, देखिए पूर्व पद प्रधान है लेकिन छोटा होगा, लेकिन ज्यादा अर्थ रखेगा। सही है। अब बच्चों मैं और क्या बोलूं, सेम दो शब्द एक साथ रिपीट हो रहे हों, यानी समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आ जाएं, एक साथ आपको दिखाई दे जाएं, तो समझ जाना अब यही भाव समास होगा। जैसे रातों रात दिनों दिन, है ना, रातों रात दिनों दिन, इस तरीके से जो शब्द होते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको हम बोल देंगे वो अव्ययी भाव का ही उदाहरण होगा। चलिए, अब बच्चों इनमें हम एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे तब तक हमें समझ नहीं आता है। उदाहरण ही बहुत जरूरी है, उदाहरण ही बहुत जरूरी होते हैं। प्रति, कहीं देखिए प्रतिदिन, तो आपने देखा दिन के आगे एक उपसर्ग लग रहा है प्रति, उपसर्ग वाले शब्द सारे ही होंगे। आ जन्म, तो आपने देखा जन्म के आगे एक उपसर्ग लग रहा है आ, तो इसने जन्म पर राज कर लिया। क्योंकि कम, देखिए छोटा होगा, पहला पद छोटा होगा लेकिन ज्यादा अर्थ वाला होगा। ये राज करने वाला यही शब्द होगा। जन्म तो था ही, सबको पता है। आ जन्म का मतलब हो गया पूरा जन्म भर। ठीक है, और आगे बेटा आमरण, इस तरीके से देखना बाहर कौन है, आमरण। और अगर मैं कुछ और देखता हूं बेटा, ये अनुरूप, प्रतिकूल, तो आपको भी पता है सब में उपसर्ग लग रहा है, हम एकदम पहचान लेंगे इसके। बेटा हाथों हाथ, क्या एक जैसे शब्द बेटा, ये देखो समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ आ जाए। हाथों हाथ, दिनों दिन, चौगुनी तरक्की कर रहा है, दिनों दिन तरक्की कर रहा है, रातों रात उठा कर ले गए, है ना बच्चों। तो रातों रात, और भी आप कर सकते हैं भर पेट, इसमें लग सकते हैं भर पेट को, है ना, पेट में भर के खाना खाया। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है आपको एग्जाम्पल देने के लिए, अव्ययी भाव को समझने के लिए। चलिए सर, आप पढ़ाएं, कमेंट पे ध्यान दें, थैंक यू। चलो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप अव्ययी भाव को पहचान पाओगे। ये बड़ा अच्छा आपको ये मैंने वो दिया है कि जो समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ मिल जाएंगे, वहां सीधा सीधा इसी को लगाना। हाँ, और भी लिखना है तो यथा वाले जितने भी शब्द हैं, यथा संभव, यथा शक्ति, लिखना चाहो तो एग्जाम्पल, यथा संभव, जितना संभव हो सकता है। यथा संभव का मतलब यथा शक्ति, पूरी ताकत लगा दी, यथा मतलब पूरी। तो इस तरह से सालों साल, बिल्कुल इसी के अंदर आएगा, बहुत सही। ठीक है, साथ, अगर कोई वर्ड आ गया साथ, तो हम इसमें नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें बीच में आप वो देखते हो योजक चिन्ह, यहाँ योजक चिन्ह आ जाएगा, वो नहीं, इनमें कहीं योजक चिन्ह नहीं आता है, बीच में डैश नहीं आता। ठीक है बच्चों, चलिए, हाँ आमरण इसमें ही आ जाएगा, आमरण आ गया है। ठीक है, उपसर्ग क्या है बेटा, ये आगे पढ़ाएंगे। उपसर्ग होता है जो पहले शब्द के जुड़ते हों, जैसे जन्म शब्द के पहले छोटा सा शब्दांश आता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, है ना, वो शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़े बच्चों, बहुत कुछ पढ़ना है हमें, टोटल 6 पढ़ने हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा तो तेज रहना होगा। थोड़ा तेज भी नहीं, आज भी नहीं हो पाएंगे, कल कर देंगे, पर अच्छे से कल क्वेश्चन भी कर लेंगे और सब कुछ। हाँ ठीक है। अगर मैं और आगे चलता हूं तो बेटा मैं एक और समास लेता हूं, मैं हल्का सा समास ले लेता हूं पहले, द्विगु। क्या, द्विगु। मैं मानता हूं सबसे अच्छा बच्चा इसी को पहचानता है, द्विगु समास को। इसकी क्या पहचान बताई थी, कौन सा पद प्रधान है, जल्दी बताओ कौन सा पद प्रधान है बेटा। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि ये तत्पुरुष का हिस्सा है। जो 5वां, मैंने 6ठा लिखा था ये, ठीक है कोई बात नहीं, आपके उसे क्रम में पढ़ा बेटा, क्रम ही है ये, कोई सा भी आगे पीछे मिल जाता है किताबों में। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। हाँ, अगर मैं बोलूं बेटा उत्तर पद प्रधान, सारे पढ़ाऊंगा तो फिर आगे पीछे हो जाए, क्या दिक्कत है, आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए दिमाग में, वो ज्यादा जरूरी है। उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद की खास बात होती है इसमें कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद संख्यावाचक इसके अंदर होता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बहुत बढ़िया, पूर्व पद संख्यावाचक, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। संख्यावाचक क्या है सर, अभी बताऊंगा बेटा, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, अब बताऊं, उदाहरण से सब कुछ समझ में आता है। ये संख्या क्या है बेटा, एक संख्या गिनती आएगी, कैसे, जैसे तिराहा, इसमें 2 शब्द जुड़ रहे हैं, राहा तो मुख्य शब्द है, लेकिन जो ती है, तीन राहा हो जहां, यानी बच्चों 3 राहा,
तीन रहा, तो जो पहला शब्द है इसी को हम कहेंगे गिनती है, संख्या है, ठीक है, इसी को हम कहेंगे संख्या। अगर बच्चों और लिखता हूं नवरात्र, नवरात्र, तो नवरात्र में जो नव है यानी 9 रात, 9 रात, नवरात्र क्या होता है 9 रात, तो 9 क्या है संख्या है, इस तरीके से, है ना। और भी देखो दोपहर, सर दोपहर कैसे संख्या, बेटा जहां पर दो पहर मिलते हैं, दो पहर जहां मिलते हो, ये समास विग्रह कर रहा हूं, दो पहर मिलते हैं जहां, या दो पहर मिलते हैं जब, वो कहलाती है दोपहर, तो बेटा ये संख्या है। और आप अब तो मैं सीधे सीधे शब्द लिख दूं, त्रिभुज भी आ जाएगा इसमें, जी बिल्कुल आ जाएगा। और बताओ बच्चा, चतुर्भुज भी आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। 10 आनन भी आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। 10 आनन, आनन मतलब सिर, वो तो रावण है सर, हाँ वो तो मुझे भी पता है। 10 आनन, बहुत बढ़िया। पंचवटी, बहुत सही आपने उत्तर दिया है, पंचवटी। पंजाब भी इसमें आता है, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको शायद परेशान करेंगे, इसलिए मैं उनको लिख देता हूं। पंजाब, पंजाब में 5 नदियों का आब, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से तो षटभुज, तीन रहा, त्रिकोण, तो गिनती पहचान लोगे कि नहीं। शताब्दी, बहुत बढ़िया आपने दिया। सप्ताह भी मैं लिख सकता हूं, सप्ताह 7 दिनों का है ना, और शताब्दी, शताब्दी, इस तरीके से तो हम इनको गिनती में। नवग्रह बिल्कुल सही है, तो बताने की अब जरूरत नहीं है। सप्तमी हाँ बिल्कुल सही है, तो सब कुछ आपको पता है। सर बहुब्री हो गया, बहुब्री हो जाएगा ना बच्चों, आगे बताएंगे, लेकिन द्विगु भी तो हो गया पहले, पहले ये समझिए बहुब्री और द्विगु दोनों आ जाए ऑप्शन में, तो उसकी बात मैं आगे करूंगा, ठीक है, उसकी बात मैं आगे करूंगा, चिंता मत करिए। अष्टधातु बिल्कुल चलेगा, है ना, जहां भी गिनती आ जाएगी तो सबको क्लियर, आगे बढ़ सकता हूं अगले समास पर। द्विगु समास हर एक बच्चे को, चौमासा, बिल्कुल चौमासे का मौसम होता है, चौमासा 4 मास जिसमें आते हो, वही चौमासा 4 मास का ही होता है। त्रिशूल, हाँ बिल्कुल 3 वे होते हैं सूल उसमें, इसलिए त्रिशूल है, ठीक है, बहुत सही, आप बहुत अच्छे से सीख गए, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों मैं तीसरा समास लिख सकता हूं, आपकी आज्ञा हो तो, जिसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। मैं बच्चों आसान से कठिन की तरफ जा रहा हूं, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ये बहुत ही आसान सा समास है। इसकी पहचान एक तो पहले तो बता दूं कि भैया इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, बताइए। दोनों पद प्रधान। सर वो कैसे होंगे, अभी दिखाऊंगा। दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, बिल्कुल दोनों पद प्रधान, और दोनों पद, दोनों पद, पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह आएगा। तीसरा, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, करते समय दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, बीच और या अथवा लगाकर करते हैं, लगाकर करते हैं। ज्यादातर तो और ही लगता है, पर बच्चों अथवा या भी लगा देते हैं। ये क्या है सर समास विग्रह, अभी समझ जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था कि समास विग्रह क्या होता है। अब बच्चों ऐसे शब्द, अगर मैं देसी भाषा में लिखूं तो वो भी लिख सकता हूं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो अमूमन, अमूमन सामान्यतः, अमूमन एक साथ बोले जाते हों, बोले जाते हों, वो हमने कह दिया यहां पर द्वंद्व समास है। अब जैसे बच्चों उदाहरण दूंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बिना उदाहरण के तो कुछ होता ही नहीं है। बच्चों उदाहरण जैसे मैं लिख दूं, आप बहुत बार देखते होंगे माता पिता, माता पिता, तो क्या कोई सा भी कम है, ये बताओ। दोनों पद प्रधान लग रहे हैं ना, उतना ही प्रधान किसी घर में माँ की चलती है, किसी के पिता की चलती है, दोनों अपने आप को प्रधान समझे बैठे हैं, है ना बच्चों। तो उस तरीके से तो विपरीत अर्थ वाले भी हो सकते हैं ये, है ना, विपरीत अर्थ वाले ही होते हैं ज्यादा, दोनों टक्कर रहती है दोनों में। भाई बहन, कोई अपने आप को कम समझता है दोनों में से नहीं। और बहुत सारे शब्द हैं बेटा, आप देखिए सुख दुख, सुख दुख, बिल्कुल रोटी सब्जी, रोटी सब्जी आप बहुत बार बोलते हैं, है ना। और देखिए दोनों चलेगा, खाना, इनका समास विग्रह ऐसे होता है, ये लिख दीजिए समास विग्रह। अगर इनका कर्ता हाथ हुआ लगाएंगे वो भी बता रहा हूं। सुख और दुख, सुख दुख और सब्जी दोनों मिला के, जैसे भला बुरा ने मुझे खरी खोटी सुनाई, खरा खोटा एक ही साथ या से बन जाता है कई बार, है ना। और देखो या के और दिखा देता हूं बेटा, खरा खोटा, उसने मुझे खरी खोटी, खरा और खोटा भी बहुत जगह आपको अपना पराया भी इसमें ही आता है। अब यहाँ पे अपना और पराया दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अब की जगह अथवा भी लगा सकते हैं। नाना धोना इसमें ही आएगा, दवा दारू इसमें ही आएगी, बिल्कुल सही है आप, तो बहुत बढ़िया। लाभ हानि इसमें ही आएंगे, है ना। तो दोनों शब्द, हलवा पूरी इसी में आ जाएगा, रात दिन इसी में आएगा, गाली गलौच इसी में आएगा, एकदम सही है। सर मैडम नहीं आएगा, ये दोनों बेटा ये अंग्रेजी के शब्द यहाँ नहीं आएंगे। ऊंच नीच इसी में आएगा, मियाँ बीवी इसी में आएगा, बिल्कुल सही। दाल रोटी इसी में आएगा, जीजा साली भी इसी में आएगा, एकदम सही है। अलग अलग नहीं आएगा इसमें, अलग अलग नहीं, वो नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। अब बच्चों तो आप 3 समास सीखे हैं, अव्ययी भाव, द्विगु समास, और ये है द्वंद्व समास जो हमारा हो चुका। अब हम अगर आगे बढ़े तो बच्चों कर्मधारय पे चलता हूं। कर्मधारय समास, जो बेटा मैंने 2 समास बताए थे तत्पुरुष के, एक तो द्विगु
जिसमें गिनती है और एक कर्मधारी है, तो मैं वो कर्मधारी आपको पढ़ाने वाला हूं। कर्मधारी है। अब देखना बच्चों, हाँ चेला चपाट आदान प्रदान इसी में आता है। बहुत सही, बाहर भी तो बेटा बहुत, आपके पास तो एग्जाम्पल्स की कमी ही नहीं है, पाप पुण्य है। हाँ बहुत सही। बाबू सोना, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। बाबू सोना ये तो आपने ही इन्वेंट किया है, इसमें तो एग्जामिनर क्लेम भी, कॉपीराइट क्लेम कर देगा, है ना भैया? कॉपीराइट क्लेम कर देना अगर आपका चुरा भी ले तो एग्जामिनर पे केस हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अब बच्चों कर्मधारय समास की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा पद प्रधान होता है बेटा? आप खुद सोचिए, तत्पुरुष का पार्ट है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान। अब यही भाव मैंने पहले लिखा क्योंकि उसमें पहला पद प्रधान, और बेटा फिर मैंने तत्पुरुष लिखा उसमें दूसरा पद प्रधान, तो ये तत्पुरुष का ही पार्ट है, इसलिए मैं कहूंगा उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है। अगली बात, यहां पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। दूसरे पद की, ये पद क्या है बेटा? शुरू में ही बता दिया मैंने, दो शब्द हैं वो जो जुड़े हैं। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसलिए पहले पद को यानी पूर्व पद को क्योंकि जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। पूर्व पद को विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। एक ही समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य यूज होते हैं, विशेष्य कहते हैं। ये विशेषण में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अभी समझा देता हूं बेटा, विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषता बताता हो, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत जानदार। अब बच्चों हम जान चुके हैं इसके बारे में, यही मुख्य बिंदु थे जिनसे हम कंफ्यूज होते हैं बार बार। अब मुझे नहीं लगता कि कर्मधारय को आप छोड़ने वाले हो, है ना? अब बच्चों उदाहरण लेते हैं। यहां पर विशेषता बताने वाले शब्द, और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बेटा कर्मधारय भी हो सकता है, जिनमें बहुब्री भी हो सकता है, जिनमें द्विगु समास भी होता है, गिनती भी, जैसे दशानन में था। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो कर्मधारय और बहुब्री भी होते हैं। तो फिर कौन सा लगाएंगे उस स्थिति में, तो मैं बहुब्री के टाइम पे बताऊंगा, 20 के बाद बहुब्री पढ़ाऊंगा, तब वो बात बताऊंगा आपको। ठीक है, सब चीज का क्रम है बताने का, तभी आप क्लियर दिमाग में घुस पाओगे। बहुत बढ़िया। तो भैया यहां पर ना, जैसे एक शब्द लेते हैं उदाहरण के तौर पर, नीलकमल। इसका मतलब क्या है सर? उसको कहते हैं, जो मतलब बताए ना उसी को कहते हैं समास विग्रह। जो कमल नीला हो, नीलकमल, है ना? नीला कमल, नीला कमल, नीलकमल हो गया। जो कमल नीला है वही नीलकमल है। अगर मैं देखूं बच्चों, यहां पर कमल की विशेषता बताइए भैया, कमल कैसे कलर का? कमल की विशेषता, मुख्य शब्द क्या है? उत्तर पद क्या है? मुख्य शब्द है, प्रधान है, लेकिन इसकी एक विशेषता बता रहा है। जिसकी जो विशेषता बता रहा है वो बता रहा है नील, तो इसी को हम कहेंगे विशेषण। जो विशेषता बताए उसको विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। ठीक है बच्चों, विशेषण और विशेष्य रखने वाला समास कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर मैं देखूं बच्चों, क्या और भी हो सकता है? नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, बेटा इसका अर्थ हो सकता है नीला कंठ, नीले कंठ वाला। अगर मैं यहां देखूंगा नीले कंठ वाला, तो भैया कंठ मुख्य शब्द है और उसका विशेषता बता रहा है कंठ कैसा है, नीला है, तो पहला शब्द विशेषता बता रहा है दूसरे की। ठीक है, आगे बच्चों बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोग दे रहे हो, मुझे जरूरत ही नहीं है सोचने की। नवयुवक, बिल्कुल युवक कैसा है? नया युवक है, तो युवक की पहचान, माता पिता इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेटा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, विग्रह आप कर लोगे क्योंकि आप जान रहे हो। ठीक है, और बच्चों महावीर इसमें हो सकता है, यानी जो वीर महान हो उसी को महावीर कहते हैं। जो वीर महान हो, वीर की विशेषता है ये। ठीक है, आगे बच्चों, आगे अगर मैं और देखूं, हाँ आगे मैं अगर और जाऊंगा कर्मधारय पे, तो कमल नयन भी कह दूंगा। कमल नयन यानी कमल के समान नयन। नयन कैसे? कमल के समान, तो कमल विशेषता बताने के लिए आया है। चंद्रमुख भी मैंने बोला था, तो मुख, जो चंद्रमुख बोला था, मुख कैसा? चंद्रमा के समान, है ना? चंद्रमौली, मौली में है चंद्रमा जिसके, चंद्रमौली, मौली कहते हैं जटाओं में, सर पर, तो चंद्रमौली। आगे बच्चों बात करता हूं, आपके शरीर में तो बहुब्री भी है बेटा, बताऊंगा बहुब्री, चिंता मत करो। हाँ है, क्यों नहीं है? पंकज, तो जो पंख में जन्मा हो, पंख कहते हैं कीचड़, तो वो पंकज जन्मा पंख में। हालांकि इसको मैं बहुब्री में ज्यादा रखूंगा, यहां नहीं रखूं तो बेहतर ही है। पंकज को बहुत कम बुक्स में लिखा गया है कि कर्मधारय में लिया जा सकता है, पर लेना मत। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अब अगर मैं और आगे बढ़ूं तो बेटा मृग नयन, कमल नयन हो गया, एक मृग नयनी होकर नयनी कर दो। नयनी कैसी? नैनो वाली कैसी? मृग के समान नैनो वाली। और बेटा महादेव भी इसमें आ जाएगा, महादेव भी इसमें आ जाएगा। अधमरा भी इसमें आ जाएगा, अधमरा यानी जो मरा हुआ हो आधा। अब कहो अध तो सर उपसर्ग भी है, तो अव्ययी भाव भी हो सकता है, जी हो सकता है, मैंने बोला एक में दो हो सकते हैं। कनक लता, हाँ जिनकी लता कनक के समान हो, बिल्कुल कनक लता।
बहुत सही। और भी बेटा देखते हैं, और देखिए, और मैं ले सकता हूं परमानंद। परमानंद, आनंद कैसा? परम। आनंद की विशेषता, आनंद कैसा है? परम है, उच्च कोटि का आनंद है। ठीक है। सज्जन पुरुष, इसमें ही आ सकते हैं। सज्जन पुरुष लगाने की जरूरत नहीं, सज्जन में ही खुद अच्छा पुरुष होता है। ठीक है, सज्जन के साथ कभी पुरुष नहीं लगता। बहुत बढ़िया। अध पका भी आ जाएगा, क्योंकि पका हुआ कैसा? आधा। तो पका की विशेषता बताइए, कितना पका। ठीक है। लाल मणि बिल्कुल सही है। नालायक, नालायक को अब यही भाव में रखते हैं। वैसे नालायक का मैं कल बताऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। एक निया समास होता है, तत्पुरुष का ही पार्ट है, कल बताऊंगा, जिनमें ना शब्द आ जाए, ना यानी नेगेटिव सेंस में, वो निया समास में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देवराज, देवराज इसमें ही आ जाएगा। देवराज, राजा, देव, देव के समान। ठीक है, राजा के साथ देव जैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर बच्चों। पीतांबर भी इसमें आ जाएगा, बिल्कुल सही है। पीले हो, पीतांबर। तो पीतांबर को ज्यादातर आप बहुब्री में पाओगे वैसे, पर जिसका अंबर पीला हो, तो अंबर की विशेषता बता दी कि पीत, पीला, तो पीला अंबर। अब पीला अंबर मतलब पीला कपड़ा, अंबर तो कपड़ा को कहते हैं, तो कपड़ा की विशेषता बताई इसमें पीत ने, इसलिए यहां प्राण प्रिय। बहुत सही, प्राण प्रिय। प्रिय कितना? प्राण के जैसा, बिल्कुल सही इसमें आ जाएगा। महापुरुष एकदम सही है ना? सही है। राजधर्म नहीं आएगा बेटा, राजा का धर्म होता है वो, काकी के जहां वो लगेंगी वो तत्पुरुष में जाएंगे, कल बताएंगे उसको। अभी मैं और क्या बताने वाला हूं बच्चों, कर्मधारी अभी आप क्लियर कर चुके हैं मेरे ख्याल से। जितना एग्जांपल खुद सोचेंगे उतना ज्यादा फायदा होता है, इसलिए मैं टाइम आपको भी दे रहा हूं साथ साथ सोचने का। अब आता है बेटा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। मैं कल तत्पुरुष को मैं कल के लिए छोड़ूंगा, तत्पुरुष समास के साथ में क्या बताऊंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा समास से संबंधित। तत्पुरुष और समास जो आज पढ़ा रहा हूं, इनसे क्वेश्चन कल तत्पुरुष भी करेंगे। तत्पुरुष का एक अलग से पार्ट होता है निया समास, उसको भी समझेंगे थोड़ा सा, वो कुछ है ही नहीं। और बच्चों बहुव्रीहि समास पढ़ लीजिए, इसके बाद जो अगला समास है वो तत्पुरुष है, वो हम कल पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, है ना। चलिए, तो अभी मैं इसको खत्म कर देता हूं। पहले बहुव्रीहि समास बेटा साफ साफ पता है, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद गौण कह दीजिए या अप्रधान कह दीजिए, एक ही बात है। दो पद मिलकर मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर इशारा करते हैं, की ओर इशारा करते हैं। व्यक्ति कह दीजिए, पद ना कह के व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति, किसी अन्य की, पद की ना कह के अन्य की ओर इशारा करते हैं, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी अन्य की ओर इशारा करते हैं, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। यही पहचान है बहुव्रीहि की, है ना बच्चों। इसमें ज्यादातर आपको देवताओं के नाम मिलेंगे, है ना, ज्यादातर। तो आप यही समझ लीजिए। और एक बात और नोट कर लीजिए, एक बात और नोट कर लीजिए, जहां पर जहां पर जहां पर द्विगु, द्विगु, कर्मधार्य, कर्मधार्य व बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास एक साथ आ जाएं, समास एक साथ हों, तो वहां उत्तर कौन सा लगाएंगे? अगर तीनों ही ऑप्शन में है तो वहां उत्तर बहुव्रीहि समास ही लगाएं, वरना इनके लिए तो एग्जाम्पल उसके पास और भी बहुत सारे थे। बहुव्रीहि से क्यों जोड़ा है? ताकि वो चाह रहा है कि तीसरे की तरफ भी इशारा हो। फिर वरीयता इसी को दी जाती है। क्यों दी जाती है? मैं कारण बता रहा हूँ भैया। कर्मधारय द्विगु के लिए उसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल और भी थे, लेकिन अगर उसको बहुव्रीहि नहीं लगवाना था तो इनको बचा सकता था, लेकिन वो बचाना नहीं चाह रहा। इट मीन्स वो बहुव्रीहि की तरफ ही जाना चाह रहा है, तो वहां पर उत्तर अपना उत्तर बहुव्रीहि समास ही लगाएं। ठीक है, ये बात मैंने नोट डाउन करवा दी है। बहुत बढ़िया। अब आप लाभ हानि में लाभ या हानि, ठीक है, बिल्कुल बहुत सही बात है। हाँ, कुपुत्र कर्मधारय में आ जाएगा, अब यही भाव में भी जा सकता है एक प्रकार से। चलिए, बहुत सही। अगर मैं देखूं बच्चों, अगर मैं देखता हूं यहां पर कि भाई दोनों पद प्रधान, सब कुछ तो मैंने कह दिया। अब मुझे सिर्फ उदाहरण देखने हैं। उदाहरण तो आप सब लोग जानते हैं कि देखिए यहां पर 10 आनंद मैं लिखता हूं, 10 आनंद मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां पर लिखूंगा सामासिक शब्द, शब्द या समस्त पद जो भी लिखना चाहो, और इधर मैं लिखूंगा समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह के बाद जनरली बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहां तीसरा पद भी आएगा। समास विग्रह के बाद तीसरा पद भी आता है, और किसी समास में नहीं आएगा तीसरा पद। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो इसमें मैं लिख देता हूं चंद्र है शिखर पर जिसके, जिसके, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, तो यहां हम कह देते हैं अर्थात में। अर्थात वो कौन है जिसके चंद्र पर शिखर है? ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर है तो वो तीसरे पद में आएगा। ये तो शिव जी की तरफ इशारा कर रहा है, भोले जी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे यार ये तो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों जैसे हम बोलते हैं गज आनन, तो हम कहते हैं गज आनन। आनन माने मुख और गज माने हाथी। हाथी का मुख है जिसका, हाथी का मुख वाला,
हाथी का मुख वाला तो एक ही है, हाथी के मुख वाला तो एक ही है, अर्थात गणेश जी। अब बच्चों जैसे अगला लेते हैं हम मुरलीधर। मुरलीधर, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला, तो वहां पर हमें समझ आएगा मुरली को धारण करने वाला बात खत्म हो जानी चाहिए, पर मुरली तो एक ही आदमी धारण करता है जिसका नाम है अर्थात कृष्ण, है ना बच्चों। तो इस तरीके से अब बच्चों जैसे यहां पर कई बार आप देखोगे चतुर्भुज, तो आप ये कहते हो कि सर चतुर्भुज आ गया तो चार भुजा हैं जिसकी, तो चार भुजा चार तो गिनती है, तो ये तो द्विगु समास है। पर बच्चों चतुर्भुज आपका विष्णु को भी कहते हैं, तो चार भुजा हैं जिसकी, चार भुजा हैं जिसकी, तो कौन है जरा सोचो, चार भुजा हैं जिसकी अर्थात विष्णु जी। बहुत बढ़िया। अब मैं जैसे देखूं दशानन, तो आप कहोगे सर दशानन 10 आनंद 10 मुख हैं जिसके, अब 10 मुख हैं जिसके तो एक ही आदमी सुना है आज तक, तो सुना है ना, वही तो चाहिए। 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। तो बच्चों ये इस तरह के